इकोनॉमी क्लास 9th के हम आज एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 को कंक्लूड कर देंगे। हमने काफ़ी बातें कर चुके हैं ऑलरेडी पॉवर्टी के रिगार्डिंग। तो एक छोटा सा रिकैप मैं कर देता हूँ कि इंडिया के हिसाब से अगर पॉवर्टी लाइन डिसाइड की गई है, अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है और वो 816 रुपये पर मंथ से ज़्यादा पैसे कमाता है तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर कहलाएगा। अगर वही शहरों में रहता है तो शहरों में वो लेवल सेट किया गया है 1000 रुपये। अगर वहीं देखा जाए वर्ल्ड स्टैंडर्ड की बात, तो जो वर्ल्ड बैंक है उसने डिसाइड किया है $1.90, लगभग 150 रुपये के आसपास पर डे अगर वो कमा रहा है। अगर महीने का अगर हिसाब लगाया जाए करीब करीब ये होगा 4500 रुपये के आसपास। तो वो गरीब है, और जो 4500 रुपये से कम कमा रहा है महीने में पर पर्सन, तो वो गरीबी रेखा से नीचे है, और जो ज़्यादा कमा रहा है वो गरीबी रेखा से ऊपर है। तो हम देख लेते हैं कि जो यूएन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो उसने एक गोल सेट किया हुआ है यूनाइटेड नेशंस ने, जिसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे न्यूयॉर्क में। उसने जो प्रपोज़ किया है वो हर तरह की पॉवर्टी जो होती है, किसी भी तरह की पॉवर्टी पूरी दुनिया से वो मिटा देना चाहता है 2030 तक। ये उसके गोल्स हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है पॉवर्टी कंपेरिजन अमंग द सिलेक्टेड कंट्रीज़। अब यहाँ पे पॉवर्टी को देखा जाएगा, ये कैसे देखा जा रहा है, ये उनके देश के गरीबी रेखा या पॉवर्टी लाइन के अनुसार नहीं देखा जा रहा है, अकॉर्डिंग नहीं देखा जा रहा है। ये देखा जा रहा है जो वर्ल्ड बैंक ने सेट किया है $1.90। तो नाइजीरिया में उस हिसाब से अगर देखा जाए, नाइजीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है, तो वहाँ पे 53.5% लोग, जो 2009 में सेंसस हुआ है वहाँ पे, उसके हिसाब से वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं। बांग्लादेश में 18.5, इंडिया में बांग्लादेश से भी ज़्यादा 21.2% जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। पाकिस्तान में भी हमसे कम पॉवर्टी है। चाइना में तो खैर 2013 में अगर 1.9 थी, तो अभी तो मेरे ख्याल से 1 से भी नीचे चली गई, क्योंकि ब्राज़ील है और इंडोनेशिया, श्रीलंका। तो ये नेक्स्ट पेज देखते हैं। आज कोशिश करेंगे कि ये लेक्चर को हम टू द पॉइंट रखें और जल्दी से कंक्लूड करें, क्योंकि आज ये लेक्चर में वही बातें हैं जो हमने पिछले 2 लेक्चर में डिस्कस की। नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो यहाँ हम ग्राफ 3.3 को देख लेते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो 1990 से 2013 तक किन किन कंट्रीज़ ने पॉवर्टी से किस तरह से डिक्लाइन देखा गया है। सबसे शार्प डिक्लाइन अगर हम देखें तो वो देखा गया है चाइना में। चाइना में 88 के आसपास 88% या 83% के आसपास पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन गरीबी रेखा से नीचे आया करती थी, पॉवर्टी लाइन के बिलो थी। कब थी ये? 1983 के आसपास। फिर वहाँ पे जो उनके उस समय कम्युनिस्ट पार्टी की जो उन्होंने कैपिटलिज़म को अपनाया, ये खैर कैपिटलिज़म में अभी जाना सही नहीं होगा, लेकिन उन्होंने जब अपनाया तो उसके बाद उनकी रैपिड ग्रो हुई इकोनॉमी। वहाँ की ग्रोथ वहाँ पे इतनी ज़्यादा हुई कि पूरे देश की दिशा बदल दी। इसलिए सबसे ज़्यादा जो डिक्लाइन जो है ये जो कर्व है वो चाइना की है, जो ये ब्लू वाली है। उसके बाद में है सेकंड अगर देखें तो ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक। ईस्ट एशिया पैसिफिक कौन से देश होते हैं? इंडोनेशिया है, लाओस है, ऑस्ट्रेलिया भी उसमें कभी कभी गिन लेते हैं। पैसिफिक में हांगकांग है, और हम तो इंडिया ने हम हांगकांग को एक अलग देश मानते हैं, हम ताइवान को एक अलग देश मानते हैं, ताइवान है, साउथ कोरिया है। इस तरह रैपिड ग्रोथ देखी गई है। इंडिया की अगर बात करें तो वो साउथ एशिया रीजन में आएगा। इंडिया में भी पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है, लेकिन जो रेट है वो साउथ एशिया, पैसिफिक और चाइना से कम है। और रही बात अगर हम सब सहारन अफ्रीका की बात कर लें तो वहाँ पर तो पॉवर्टी बढ़ रही थी 1993 और 1990 के बीच में, ये देखिए जो बढ़ रही है। लेकिन फिर धीरे धीरे वहाँ पे भी एक तरह से डिक्लाइन देखा गया, और वहाँ पर भी अब धीरे धीरे सही लेकिन डिक्लाइन हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अब देख लेते हैं कि पॉपुलेशन का जो मिलियंस के हिसाब से कितने लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। ये ज़रूरी देखना है कि ये हम वर्ल्ड बैंक के अनुसार देख रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग $1.90 पर डे के हिसाब से देख रहे हैं, ना कि हम उनके देश के सेट किए हुए पॉवर्टी लाइन के स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा अगर हम देखें आज गरीब लोग रहते हैं, वो आज भी सबसे ज़्यादा वो सब सहारन अफ्रीका में रहते हैं। उसके बाद साउथ एशिया में रहते हैं, जिसमें भारत भी एक है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। चाइना तो काफ़ी कम है, सबसे आखिरी में। चाइना ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है। इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के बाद चाइना ने बहुत रैपिडली ग्रोथ की है, जिससे वो किस कॉस्ट पे आया है, मैं बार बार कहता हूँ, वो जिस कॉस्ट पे आया है वो भी देखने की ज़रूरत है, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन और दूसरे टॉपिक्स में। अगला पेज देखते हैं। हमने अपने बचपन से सुना आया है कि इस देश में जो पॉवर्टी वो सबसे बड़ी समस्या है, इस डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि इस देश में इतनी पॉवर्टी क्यों है। हमें तो पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो चिड़िया कहाँ गई? तो ये इसके कुछ जो रीज़न्स हैं जो पिछले
5 दशकों में, 5 शताब्दियों में देखे गए हैं, 5 सेंचुरीज़ में देखे गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश की जो कॉलोनी बना था इंडिया, हर कोई जानता है उन्होंने हमें केवल एक्सप्लॉइट किया है और ट्रिलियंस डॉलर हमारे यहाँ से सिर्फ उठा के वो ले गए, यहाँ उसका कच्चा माल उठा के वो अपने ब्रिटेन में ले गए, वहाँ उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया है। तो इंडिया को उनकी कोई ज़रूरत, उन्होंने किसी तरह के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ नहीं किया। जो भी उन्होंने रेल, सड़कें और बनाई, जो आर्गूमेंट करते हैं कि ब्रिटिश ना होते तो हमें रेल नहीं मिल पाती, उन्होंने रेल सिर्फ इसीलिए बनाई थी कि वो अपना जो ट्रांसपोर्ट है वो मिडिल ऑफ इंडिया से और दिल्ली के आसपास से वो केवल कोस्टल रीजन तक कर सकें। अब आगे देखते हैं उन्होंने क्या किया। उन्होंने हमारे जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट उन्हें रूइन कर दिया। उसके बाद डिस्करेज किया जो ट्रेडिशनल, वो हमारे जो बुनकर लोग हुआ करते थे, हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, वो हमारे बैकबोन हुआ करते थे इकोनॉमी के, और लो रेट, और उनके जाने के बाद भी हमारा जो लो रेट रहा ग्रोथ का वो बहुत बना रहा, 1980s तक बना रहा। उसके बाद से ही हम वेरियस वॉर्स में गए। 1965 का इंडो पाकिस्तान वॉर था, 1962 का सिनो इंडिया वॉर था, और 1971 का इंडिया बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था। तो सारे वॉर में हम जाते रहे, जिससे हमारे इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा और हम डेवलपमेंट नहीं कर पाए। अब फिर लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम और भी थी। इतना ही होता तो भी ठीक था, लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी हो गई कि हमारे जो पॉपुलेशन है वो हाई ग्रोथ से बढ़ने लगी, पर कैपिटा इनकम हमारी बहुत लो हो गई। और जो प्रमोशन जो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो प्रमोशन किया जाना चाहिए था लोगों पे, जो लोगों को जो मोटिवेट किया जाना चाहिए था, वो उस तरह सही तरह से नहीं होया। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हाई यील्डिंग बीज आए, मॉडर्नाइजेशन की तकनीकें आई, तो धीरे धीरे लोग पॉवर्टी से निकलना चालू हुए। लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। वो सिर्फ एक एरिया वाइज ही था, सिर्फ पंजाब, हरियाणा और ये इस तरह के जो लोग थे, नॉर्दर्न एरियाज़ था, वहाँ पर ही सारे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फ़र्क है वहाँ पे पड़ा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो आज भी जो बहुत से जो स्टेट्स थे जो नीचे की तरफ आया करते थे, एमपी जिसमें एक था, बिहार भी था एक, तो वहाँ पर क्या हुआ कि आज भी वो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ही ज़्यादा निर्भर थे, और क्योंकि उन्हें एग्रीकल्चर से ज़्यादा पैदावार नहीं मिल रही थी। प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज़ ने कुछ जॉब प्रोवाइड करी, लेकिन वो इतनी इनफ नहीं थी कि वो सस्टेन कर सके, एब्जॉर्ब कर सके जॉब सीकर्स को। अब बहुत सारे लोगों ने फिर क्या किया कि अपना घर चलाने के लिए रिक्शा खींचना चालू किया, दुकान लगाना चालू किया, कंस्ट्रक्शन वर्कर बनने डोमेस्टिक सर्वेंट बन गए, घरों में नौकर बन गए, मज़दूर बन गए, अपना घर छोड़ के मजबूर हो गए कि वो बड़े बड़े शहरों में जाएं। अब वो अपनी एक्सपेंसिव जो हाउस तो वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल से लाजमी सी बात है। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि खुद एक स्लम्स में रहने लगे, जिससे बहुत सारी स्लम्स शहरों के आसपास बनती गई, जिससे हमारी एक मेजर एक कहा जाता है कि अब पॉवर्टी थी तो, लेकिन अब हमें दिखने भी लगी शहरों में। पहले गाँव में हुआ करती थी, अब स्लम की फॉर्म में हमें दिखने भी लग गई है। सबसे बहुत ह्यूज जो इनकम इनइक्वालिटीज़ हैं वहाँ पे, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, ये भी हमारा बहुत एक मेजर रीज़न है। और क्या हुआ कि जब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करना था, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन उसे कहते हैं जो खेती की ज़मीन होती है, जो खेती योग्य करने की ज़मीन होती है, जो सरकार के पास होती है, उस समय अगर सरकार चाहे तो उसे किसी लैंडलेस लोगों पे बांट सकती है कि आप उस पर खेती करो और आप पैसा कमाओ। तो इससे क्या होगा कि वो गरीबी रेखा से और पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाएंगे। लेकिन क्या वो भी सही से नहीं किया गया। जिनके पास पहले से ही ज़मीनें हैं वही और ज़मीन लेते गए, और बिल्कुल करप्ट वे में किया गया। इसलिए बिल्कुल से हम पॉवर्टी से अभी भी नहीं उभर पाए। मेजर पॉलिसीज इनिशिएटिव लिए गए लैंड रिफॉर्म के, लेकिन क्या हुआ, रिडिस्ट्रीब्यूशन जो करना था एसेट का रूरल एरिया में, वो अच्छे से इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ, नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। तो आगे देखते हैं हम। तो अगर हमारे लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन की जो स्कीम्स थी वो अच्छे से की जाती तो मिलियंस ऑफ लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उन्हें पॉवर्टी लाइन से निकाला जा सकता था। लेकिन खैर ठीक है, अब नहीं हो पाया, क्योंकि करप्शन भी एक यहाँ पे एक डेवलपिंग इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और इंडिया भी उससे कोई अछूता नहीं है। लेकिन फिर क्या होता है कि जो हमारे सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो एक गरीब के घर में भी अगर शादी होती है तो अपनी वो लिमिट पुश करता है, तो वो जो शादी में बढ़ चढ़ के बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, जितना उसको खर्चा नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा उसकी मनी चली जाती है। अल्टीमेटली उसकी कुछ समय बाद उसकी लाइफ जो होती है, उसकी लाइफ स्टाइल होती है, लाइफ जो क्वालिटी होती है, वो नीचे ही आ जाती है। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड खरीदने के लिए, उनके पास कोई पैसा नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि बोरो करते हैं एक बड़े किसानों से। लेकिन क्या होता है कि वो इतने ज़्यादा डेप्थ हो जाता है उनके सर पे कि वो उसे चुका ही नहीं पाते, उतनी पैदावार ही नहीं हो पाती। तो फिर क्या होता है कि वो एट लास्ट पॉवर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या लिए गए हैं, उसको हम आगे देखते हैं।
एंटी पॉवर्टी मेजर्स की बात करें तो हमने दो तरह से बेसिकली इसे लेने की कोशिश की है जो गवर्नमेंट ने। एक उन्होंने प्रमोशन किया इकोनॉमिक ग्रोथ को, इकोनॉमिक ग्रो करेगी तो पॉवर्टी अपने आप कम हो जाएगी। और दूसरे एंटी पॉवर्टी जो स्कीम्स होती है, प्रोग्राम होते हैं, उन पर इन्वेस्ट किया। लेकिन हमारे लिए बहुत ख़राब बात है कि बहुत ही कम उनमें से बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाए, लगभग कोई भी उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। पार्शली सक्सेस मिली लेकिन वो भी बहुत लेटली मिली, अभी रिसेंटली में मिली है। लेकिन फिर क्या हुआ, जो पहले के जो 30 ईयर थे उसमें बिल्कुल भी अर्ली 80s तक किसी भी तरह की पर कैपिटा इनकम ग्रोथ नहीं हो रही थी, किसी भी तरह की जीडीपी नहीं बढ़ रही थी। 1950s में हमारे यहाँ जो पॉवर्टी थी वो 45% थी, मतलब हर दूसरा इंसान इस देश में गरीब रह रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जब हमें बताया, जब हमने 1980s के बाद जो प्रयास करना चालू किया, हमें बहुत सारे, हमने जो पोखरण में टेस्ट किए थे परमाणु के, हमने जो एटॉमिक बम के टेस्ट किए थे, उसमें भी हमें काफ़ी सारे जो अमेरिका की तरफ से बहुत सारे हम पे प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो उसके कारण भी हम इकोनॉमी को अपनी बढ़ा नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि 80s के बाद धीरे धीरे हमने ग्रो करना चालू किया और तब से हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फास्टेस्ट है इन द वर्ल्ड। बोलते हुए बहुत ख़राब लग रहा है लेकिन अब ये नहीं रही है। ये जब से कहना चाहिए कि लगभग 2014 के आसपास से ये अभी बहुत चली अच्छी, फिर 15 में भी अच्छी थी, 16 में भी अच्छी थी, लेकिन 16 के बाद से ये बहुत नीचे गई है। अब तो हम प्लस की तो बात छोड़िए, हम फास्टेस्ट ग्रोथ रेट नहीं किया, हम तो अब माइनस में चल रहे हैं। -23.9 से हमारी इकोनॉमी श्रिंक हो गई है, बांग्लादेश हमसे आगे। खैर ठीक है, वो हम आगे करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। अब लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो लिंक होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तभी जाके आपके वहाँ के लोग पॉवर्टी से निकल पाएंगे। ऐसा क्यों होगा? जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तभी आपके आसपास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी तभी वहाँ जो एक इंसान है, जो वहाँ जो बेरोज़गार है, जो पढ़ा लिखा है और जो नहीं भी पढ़ा लिखा है, वो अपने आसपास की इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटी है उसे देखेगा और उसे ग्रैब करने की कोशिश करेगा। आगे देखते हैं। तो हमने देखा कि कितनी सारी अभी इंडिया में गरीबी है, तो और इसके लिए क्या सरकार ने कुछ नहीं किया? बिल्कुल किया। तो सरकार ने बहुत सी स्कीम्स चलाई, तो लेकिन सबसे बड़ा उसका रीज़न ये भी रहा गरीबी इतनी ज़्यादा बढ़ने का आज़ादी के बाद से, कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमने जिस तरह से एक्सपेक्ट किया था कि हमारी जो ग्रोथ बढ़ेगी उस हिसाब से नहीं बढ़ पाई। इसलिए जो डायरेक्ट बेरिंग पड़ी वो रूरल मेंबर, जो गाँव में रहते हैं लोग, उनके ऊपर आ गई और वो पॉवर्टी वहाँ पे बूस्ट अप कर गई। तो कुछ हमने योजनाएं चलाई हैं, जैसे कुछ योजनाओं को यहाँ पे नाम दिया गया है, स्कीम्स चलाई हैं। पहला है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, इसे हम शायद मनरेगा भी कहते हैं। हाँ, इसे ही मनरेगा कहते हैं। इसमें क्या है कि आप कहीं पर भी रहें, आप घर पे रहें, आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको 100 दिन का रोज़गार दिया जाएगा, आपको डेली वेजेस पे काम करवाया जाएगा। आपको ज़्यादातर इसमें मजदूरी करवाई जाती है, जिसमें कि 1/3 जो जॉब होती है वो वीमेंस के लिए रिज़र्व की गई है। ST/SC वीमेंस जो हैं इस स्कीम में 70% हैं। और अगर वीमेन की, केवल वीमेन की बात करें तो 53% वीमेंस को इसमें रोज़गार दिया गया है। एक और योजना है जो है प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना, 1993 में लॉन्च की गई थी। इस प्रोग्राम का एम था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, एजुकेटेड जो लोग हैं उनको एक तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दिखाना कि आप किस तरह से अपने ग्रोथ बढ़ा सकते हैं और अपने इस आसपास की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, अपने स्मॉल बिजनेस और इंडस्ट्री कैसे लगा सकते हैं। बेसिकली स्टार्टअप से रिलेटेड ये योजना 1993 में लाई गई थी। एक और योजना लाई गई थी, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। रूरल जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत ये किया गया था कि 1995 में लॉन्च करने के बाद इस प्रोग्राम का एम ये रखा गया था कि जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएंगी। 25 लाख जॉब को इसको डेवलप करने का कहना चाहिए। 25 लाख जो जॉब है उसको जो बढ़ाने का ये कहा गया था। 10th 5 ईयर प्लान में लाई गई थी, लेकिन बढ़ी तो नहीं होगी, तभी आज ये हालत है देश की। 1995 में आई थी ये। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, वो 1999 में लॉन्च हुई थी। इसमें क्या था कि एम ये किए थे कि पुअर फैमिलीज़ जो होती हैं उसे पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाया जाएगा, उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम कहते हैं स्व सहायता समूह, जो कि मध्याह्न भोजन होता है जो गाँव में, जो स्कूलों में दिया जाता है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बनाया जाता है। इस तरह के वो छोटे मोटे फाइनेंशियल एक ग्रुप होता है जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, डेली तो नहीं कहेंगे लेकिन वेजेस पे काम करते हैं। तो इसके बारे में अगर डिटेल में अभी आगे बताऊँगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं। और एक और ऐसी लाई गई प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये लॉन्च हुई है 2000 में। इसमें क्या कहा गया कि असिस्टेंट दिया जाएगा, सेंटर असिस्टेंट देगा, स्टेट्स को देगा कि आप अपने स्टेट में प्राइमरी हेल्थ को इम्प्रूव करें, प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करें, रूरल शेल्टर को इम्प्रूव करें
और ड्रिंकिंग वाटर की अच्छे से लाएँ और इलेक्ट्रिफिकेशन लाएँ। एक और आई थी अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना ये अभी इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में इतना बताया नहीं गया है। अब लेकिन क्या हुआ कि ये जो रिज़ल्ट रहे वो काफ़ी मिक्स रहे। इसके कहने का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। क्या एक बात नोटिस करें, ये सारी योजनाएं जितनी जल्द सारी स्कीम चल रही हैं सब अल्टीमेटली सेम है। इसमें हमें ऐसा लगता है कि कुछ फ़र्क है ही नहीं। हर कोई एक ही बात कर रहा है कि रोज़गार देंगे, स्टार्टअप करेंगे, एजुकेटेड अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। ऐसा अगर हुआ होता तो आज हमारा देश कुछ अलग ही होता। अब हमारे आगे के चैलेंज क्या है, इसे हम अगले पेज में डिस्कस करते हैं। जो हमारे आगे के चैलेंजेस हैं वो, उसमें हमें सबसे ज़्यादा चैलेंज है कि जो सर्टेन जो सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं, जो सर्टेन कास्ट हैं जो गाँव में रह रहे हैं और जो ST SC इस तरह के कास्ट से बिलोंग करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा गरीबी है। 10 to 15 ईयर में हमने ये उम्मीद की है कि हम उन्हें इम्प्रूव कर पाएंगे। जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है पॉवर्टी के लिए, तो लेकिन ये तो फ़िलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर ये बुक 5 साल भी पुरानी है तो 5 सालों में तो इस तरह से कोई चेंज आया नहीं है, बल्कि हमारी इकोनॉमी डाउन ही हुई है। खैर वो सब बात की बातें हैं, हम देखते हैं। अब फिर हमें क्या करना होगा इसके लिए कि हमें फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन दे सकते हैं और स्ट्रेस जो है स्ट्रेस देना पड़ेगा फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन पे, और हमारे पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है उसे कम करने की कोशिश करनी पड़ेगी और इंक्रीज़ करना पड़ेगा एम्पावरमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट करना पड़ेगा जो फेमिनिज़म से अलग है। खैर तो वीमेन एम्पावरमेंट को करना पड़ेगा जिससे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जो सोसाइटी के आगे आएंगे। लेकिन जहाँ तक हम अभी देखें, हमने जो गरीबी की बात की, वो मिनिमम चीज़ों को अगर वो उनके मिनिमम चीज़ों में हम फूड को लेते हैं, शेल्टर को लेते हैं और उनके कपड़ों को लेते हैं और चप्पलों जूतों को लेते हैं, ये क्या है? ये मिनिमम, इसका अगर हम एक रेट जो एक मिनिमम जो इनका प्राइस है वो तय कर देते हैं, उसके ऊपर जो कमा रहा है वो गरीबी रेखा से ऊपर कहा जाता है। क्या ये बिल्कुल सही है? इस देश में जो एक अगला सुपर पावर बनने की बात करता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये तो मिनिमम बातें हुई, इतना तो चाहिए चाहिए। लेकिन अगर हमें इसे ह्यूमन पॉवर्टी के हिसाब से देखें, ह्यूमन प्रोस्पेक्टस में देखें, क्या ये रीज़नेबल है? हम केवल बात कर रहे हैं मिनिमम की, क्या रीज़नेबल? क्या मुझे केवल सुबह शाम का खाना मिलेगा और चप्पल मिलेगी और छत मिलेगी तो क्या मैं बस वही मेरी ज़िंदगी है, मैं पॉवर्टी से लाइन से ऊपर हूँ? नहीं है। अगर अमेरिका में किसी के पास कार नहीं है, वहाँ पर वो भी गरीब कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डेवलप है। इंडिया में वो हमारा लाइफ स्टैंडर्ड है ही नहीं कि हम इस सब चीज़ों को काउंट कर पाएँ। लेकिन एटलीस्ट हम कार ना काउंट कर सकें, हम क्या काउंट कर सकते हैं? हम खाना, सिर्फ खाने को अगर हम खाने और रहने की बात छोड़ दें तो क्या हमें एजुकेशन ज़रूरी है कि नहीं हमारे लिए? क्या शेल्टर, हमारे पास अच्छा शेल्टर होना ज़रूरी है कि नहीं? कुछ झोपड़ी में तो रहता है। अच्छा हेल्थ केयर हमें मिलना चाहिए कि नहीं? हमें हमारी जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए कि नहीं? हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं? क्या हम कास्ट और जेंडर के डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर उठ के आ सकते हैं कि नहीं, गरीब सेक्शन जो हैं? तो चाइल्ड लेबर क्या आज भी हमारी सोसाइटी में कॉमन है? तो ये सारी चीज़ें भी ह्यूमन पॉवर्टी का एक इंडेक्स कहलाते हैं। केवल खाना मिल जाना और रहने की जगह छत मिल जाना ही पॉवर्टी से ऊपर कहीं नहीं जाती चीज़ें। अगर आपको एक सुपर पावर बनना है, एक नेक्स्ट लेवल का देश बनना है, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के जो तमगे से बाहर आना है अगर इंडिया को, तो इस तरह की चीज़ें से बेसिक जो नीड्स हैं उस पर भी समझना होगा, उसे भी पॉवर्टी लाइन के अंदर लेना पड़ेगा। 816 रुपये पर मंथ कमाने वाले को हमारे यहाँ गरीब नहीं कहा जाता। ये क्या है? ये क्या लाइफ स्टैंडर्ड इस देश का? तो आप देख सकते हैं। देखिए लेकिन हमारे पास इससे भी ज़्यादा भी बहुत सारे जो हम जैसे इसको आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे साथ और प्रॉब्लम आएंगी। हमारे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे इस देश में क्या आ सकती हैं कि सबसे ज़्यादा हमें हेल्थ केयर, एजुकेशन और जॉब सिक्योरिटी की बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन रैपिडली ग्रोथ कर रही है और हमारे पास जेंडर इनइक्वालिटी भी काफ़ी बढ़ रही है। जेंडर इक्वालिटी को हमारे लिए लाना बहुत ज़रूरी है। डिग्निटी ऑफ द पुअर, अगर एक जो ढाबे में जो छोटू होते हैं उनको लोग जिस हिसाब से भी बुलाते हैं, गंदी तरीके से बुलाते हैं, अच्छे से ट्रीट नहीं करते, तो इस तरह से भी ज़रूरी है कि उनको अच्छे से ट्रीट किया जाए। तो वो एक डिग्निटी भी जो होती है, जो पुअर लोगों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो वापस लाना, गरीबी हटाने के साथ साथ एक इक्वली एक ज़रूरी काम है। ये हमारे लिए उससे भी बड़ा टास्क होगा। तो ये तभी जाके हमारा जो देश है, जो रिवॉल्यूशन 2020 का सपना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने देखा था 2020 में तो वो पूरा होता नहीं दिख रहा है। 2020 का आधा समय तो हमारा इकोनॉमी को सत्यानाश करने में चला गया है। अभी तो कोविड फैल चुका है हर जगह। लेकिन हमें अब ये हमारे इस देश के यूथ को ये बात अपने मनों में डालनी पड़ेगी कि इकोनॉमिक ग्रोथ से ही किसी देश की रिस्पेक्ट की जाती है वर्ल्ड वाइड। अगर वर्ल्ड कम्युनिटी में जितने भी देश हैं, अगर देश की इकोनॉमी अच्छी है तो तभी उस देश की रिस्पेक्ट की जाएगी, उसकी बातें सुनी जाएंगी। जैसे पाकिस्तान की आज बात कोई नहीं सुनता, इंडिया की बात सुनता है अभी तक, लेकिन अब हमारी इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही है। अगर हमारी इकोनॉमी इस तरह से डिक्लाइन होती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया की प्रेजेंस भी पाकिस्तान से कम नहीं रह जाएगी। इसलिए इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।